नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 2 के विषय में। भूगोल का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया गया है तंजानिया का, यानी कि अफ्रीका का। यहाँ के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती थी। उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो हमें कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको मांबा की कहानी सुना रहा हूं ना, तो यह आपसे अपेक्षित है कि आप कल्पना ज़रूर कर रहे होंगे मांबा की, उसके पानी लाने की, उसके जल्दी उठने की, उसके दूर जाने की, है ना। तो आप कल्पना करेंगे तो यह कहानी आपको और अच्छे से समझ में आएगी और अध्याय को अच्छे से समझने के लिए, विषय को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो। तो चलिए, क्यों ना हम अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रांग करने की तैयारी इस अध्याय से ही शुरू कर दें। दोस्तों, इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल करने में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जिक्र आता है पीटर का। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का जो बाड़ा है, उसका कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। दोस्तों, हमने दो अलग अलग पैराग्राफ में मांबा और पीटर की कहानी को समझा। एक में हमने यह जाना कि जो मांबा, जो कि अफ्रीका से है, वह सुबह से उठकर के कठिन परिश्रम करती है और उसके जो पिता हैं वो कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं और उनके परिवार का जो साल भर का खाने का है जो खर्च है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आप ऐसा समझिए कि उसके परिवार के वर्ष भर के भरण पोषण के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हमने पीटर के बारे में जाना, जो कि न्यूजीलैंड में है ना, और भेड़ पालन जो है वो प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में वहाँ पर रहता है, जहाँ पे किया जाता है। उसके पिता के बारे में हमने जाना, है ना। भेड़ों का जो उनका बाड़ा है उसके विषय में हमने जाना कि वो घास के मैदान पर स्थित है और नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी नई नई टेक्निक का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। और पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है। दोस्तों, मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो विभिन्नता है ना दोस्तों, ये किस वजह से है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। अलग अलग जगह पर भूमि की अलग अलग गुणवत्ता का होना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मृदाओं का पाया जाना, अलग अलग जगह पर हम यह देखते हैं कहीं पर जल की उपलब्धता है, कहीं पर जल की कमी है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ तो कहीं पर हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हुई दिखाई पड़ती हैं और कहीं पे बिल्कुल इनका अकाल पर दिखाई देता है ना। प्राणियों का होना, अलग अलग प्रौद्योगिकी भी बहुत मायने रखती है ना। तो इसकी वजह से पीटर और मांबा जो है, उनके जीवन में अंतर है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का जो मुख्य कारण है, वो इसी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है, लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है ना। जानने में एकदम आश्चर्य करने वाली जानकारी कि विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ रह रही है? भूमि के केवल 30% भाग पर, और शेष
जो 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, यानी वहाँ पर कोई नहीं रहता। दोस्तों, सबसे पहले हम भूमि के विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस चित्र को देखिए, ऑस्ट्रिया में सॉल्जबर्ग। इस चित्र में हम भूमि के कितने उपयोगों को पहचान सकते हैं, यह तो आपको चित्र देखकर ही तय करना है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें भूमि भी शामिल है, और मैं तो कहूँगा कि भूमि सबसे प्राथमिक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है उसे हम भूमि कह रहे हैं। तो जब भी हम भूमि शब्द का उपयोग करें तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे कि हम उस 30% भाग की बात कर रहे हैं जो अधिक जनसंख्या, जिसमें 90% जनसंख्या वास करती है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्य रूप से अगर हम देखें दोस्तों, तो भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के कारण विश्व के अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है और कहीं पर बहुत कम है। कई बार तो देश की जनसंख्या किसी दूसरे देश की प्रदेश की जनसंख्या से भी कम होती है ना। उदाहरण के लिए आप ऑस्ट्रिया को ले लीजिए, वहाँ की जनसंख्या हमारे भारत देश के किसी एक बड़े प्रदेश जहाँ पर अधिक जनसंख्या हो, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश को ले लीजिए, उससे भी कम है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता नहीं होती है ना। जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, है ना। दोस्तों, अभी हमने भूमि के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं भूमि के उपयोग की। तो दोस्तों, भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, यह तो हम भलीभांति जानते हैं। जैसे कृषि के लिए आपने देखा होगा खेतों में फसलों को लगते हुए, है ना, तो भूमि का उपयोग हम कृषि के रूप में भी तो कर रहे हैं। वानिकी आप देखिए, जंगल, अधिक से अधिक वन आपको दिखाई देते हैं, है ना। खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर हम साधारण तौर पर देखें ना, तो भूमि उपयोग इसे कहा जाता है। क्या हम मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के अलग अलग तरीकों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमने मांबा और पीटर के परिवारों के विषय में जाना था कि वे क्या क्या कार्य करते हैं और वहाँ पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, तो सूची बनाना बड़ा सरल काम है। दोस्तों, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे, अब भौतिक कारकों से क्या तात्पर्य है? जैसे दोस्तों, स्थलाकृति, मृदा यानी मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, इन सभी को हम कहते हैं भौतिक कारक। दोस्तों, मानवीय कारकों की अगर हम बात करें ना, तो जैसे होता है जनसंख्या और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है, इनसे तय किया जाता है। दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर कि कौन स्वामी है, भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। जैसे कि जिस भूमि पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सामुदायिक भूमि में है, और स्वामित्व के आधार पर बात करें तो जैसे आप जिस घर में रहते हैं वे आपका घर है ना, तो वो आपकी अपनी निजी भूमि पर बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। दोस्तों, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति साधन भी कहते हैं, कि सबने अपनी संपत्ति को साझा कर लिया, आपस में बांट दिया। दोस्तों, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें तो आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन जो है हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है।
दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि मैंने इस पैराग्राफ में आपके सम्मुख क्या पढ़ा? क्या आपका ध्यान था उस पैराग्राफ में? एक बार हम देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे उपयोग के लिए भूमि की हमें कमी महसूस होती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में हमें अंतर देखने को मिलता है ना? कोई भूमि है जो कृषि के लिए योग्य है, कोई भूमि है जो कृषि के लिए बंजर मानी जाती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसे ही अनाधिकृत हस्तक्षेप दोस्तों कहा जाता है। वर्तमान में हमें बताया गया है कि भूमि के उपयोग का जो प्रतिरूप है ना, वो व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। और इसके अलावा हमने यह देखा कि वर्तमान में जो खेती है, किसानी है, कृषि है और निर्माण संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं, इसके प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। भूमि उपयोग में समय के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन हुआ, यह चित्र उसे दर्शाते हैं भली भांति। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूमि संसाधन के संरक्षण की। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कैसे हुआ, इस बात को समझिए। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे भूमि जो है वो उपयोग के लिए कम लगने लग जाती है। और भूमि हो या कृषि हो, जब भूमि की कमी होगी तो बड़े पैमाने पर इसका विनाश होगा। अधिक से अधिक घर बनेंगे, अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ बनेगी। संसाधनों के उपयोग के लिए तकनीक का विकास तो होगा ही, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर विनाश भी होगा। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए दोस्तों, विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, है ना? और ये जनसंख्या वृद्धि को रोक करके हो सकता है, नियंत्रित करके। दोस्तों, वन रोपण यानी अधिक से अधिक पौधारोपण करना, जंगलों का निर्माण करना, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग यानी जितनी की आवश्यकता है सिर्फ उतना, और अतिचारण पर रोक लगा देने से भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब की सभी सामान्य तरीके थे। अब बात करते हैं मृदा की। अभी हमने भूमि की बात करी, अब हम मृदा को देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, जिसे हम सामान्य रूप से मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, हम सभी मिट्टी से भली भांति परिचित हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, सही बात है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, जिनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से ही तो होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी मृदा निर्माण किस प्रकार होता है वह बताया जा रहा है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों, बीच में जो जानकारी दी है अब हम उसे पढ़ते हैं। ये है भूस्खलन के अंतर्गत। दोस्तों, भूस्खलन क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम जानते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है ना? प्राय रूप से अगर हम देखें तो आपने भूकंप का नाम तो सुना ही होगा, बाढ़ भी सुना होगा और ज्वालामुखी से भी आप परिचित हैं, हमने पढ़ा है। तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से क्या हो जाता है, भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए कर देता है अवरुद्ध, यानी कि रोक देता है। और नदी अवरुद्धता के कारण क्या होती है, अचानक से फूट पड़ जाती है, फूटने लगती है और निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन दोस्तों एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, और ये चिंता का एक मुख्य विषय है। आप यह चित्र में भूस्खलन को देख सकते हैं। एक वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। दोस्तों, इस विस्फोटन के कारण
ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पणजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, न्यूनीकरण क्रियाविधि को समझिए। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि जो भूस्खलन होता है ना, उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, यानी ये भूस्खलन किन किन वजहों से उत्पन्न होता है ये हमें पता चला है, और उनका प्रबंधन कैसे करना है यानी मैनेजमेंट, ये भी हमें पता चला है। कैसे पता चला दोस्तों हमें ये? वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से। और भूस्खलन को रोकने की कुछ जो प्रविधियां हैं वो निम्न है, आप इसे समझिए। सबसे पहली जो है ना वो ये है कि भूस्खलन प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनका मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना कि भाई वो कौन कौन से स्थान हैं जहां पर हमें भूस्खलन देखने को मिलता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा जो है दोस्तों, ये पहला था, दूसरा है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। आप इस चित्र में देखिए प्रतिधारी दीवार को दर्शाया गया है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है कि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है वनस्पति आवरण में वृद्धि। अधिक से अधिक वनस्पतियों से आवरण एक तैयार कर दिया जाए, इससे क्या होगा, भूस्खलन रुक जाएगा। और चौथा है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना, जो कि किए भी गए हैं। दोस्तों इस चित्र को देखिए, यह हमारी भूमि में जो अलग अलग लेयर्स हैं ना उनका चित्र है। सबसे नीचे है जनक चट्टानें, इसके ऊपर आती हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, फिर आता है बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, और सबसे ऊपर है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। दोस्तों हमने अपक्षय शब्द को पढ़ा, यहाँ पर लिखा है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना ही और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि क्या हम जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष यानी कि हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस चित्र को देखिए। मृदा क्या क्या बताया इसके बारे में? जनक शैल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। कौन? मृदा। फिर देखिए उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। फिर देखिए वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, और जलवायु तापमान वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। यह सब मृदा से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मृदा निर्माण के कारक, जो मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। देखते हैं दोस्तों, मृदा निर्माण के मुख्य कारक होते हैं उनके जनक शैल, अभी हमने चित्र में देखा था सबसे नीचे था, उसका स्वरूप, और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य और भी कारक हैं जैसे स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग है यानी कि भिन्न भिन्न है। दोस्तों मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय अब हम जानते हैं। दोस्तों मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, क्योंकि मृदा अपरदन से तात्पर्य होता है मिट्टी का कटाव, और मैं आपको बता दूं कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। निम्नीकरण से तात्पर्य होता है दोस्तों उसका उस मृदा जो उपजाऊ होती है ना उसमें कमी आ जाना। दोस्तों मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से होते हैं? वनोन्मूलन है ना, यानी कि जंगलों का काट दिया जाना, अतिचारण जानवरों द्वारा अधिक चारा खा लिया जाना है ना, अतिचारण कहते हैं उसे, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब है। और मृदा संरक्षण की जो कुछ विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे मल्च बनाना। ठीक है, अब इसमें क्या है तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होता है, मृदा की जो आर्द्रता है यानी जो नमी है ना वो उसमें बनी रहती है। इस चित्र में देखिए वेदिका फार्म और समोच्च रेखीय जुताई। इसके बाद में इस चित्र को देखिए, यह है रक्षक मेखला।
अब समझते हैं वेदिका फार्म। दोस्तों चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह जो है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे क्या होता है ना कि जो पृष्ठीय प्रवाह है और मृदा अपरदन है यह कम हो जाता है, जो हमने इस चित्र में देखा। यह है वेदिका फार्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से चौड़े और समतल सोपान को क्या किया गया है, तीव्र ढालों पर बना दिया गया है ताकि यहाँ पर जो है फसल उगाई जा सके, फसलें उपलब्ध हो, है ना। इसके बाद में है समोच्च रेखीय जुताई, यानी कि इस वाले चित्र की बात कर रहे हैं। एक पहाड़ी ढाल है जिस पर रेखाएं कुछ खींच दी गई है समांतर जुताई ढाल से, और उसके नीचे जल बह रहा है और उसके लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण कर दिया गया है। फिर है ये रक्षक मेल खाए। इस चित्र को देखिए, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों की यहाँ पर बात की जा रही है। पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है वो एक कतारों में लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। अब बात करते हैं इसकी। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए क्या किया जाता है कि पत्थर, घास, मृदा इसका उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से स्पष्ट बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चट्टान बांध की। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं, यानी नुकसान पहुंचने से रोकते हैं। इसके बाद है बीज की फसल उगाना। क्या होता है, जब वर्षा दोहन होता है ना, तो उससे मृदा को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एक के अंतर से कतारों में उगाई जाती है, तो इसे ही बीज की फसल उगाना कहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। 1975 से 2000 में, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि कितने वर्षों के कम अंतर में कितनी अधिक बढ़ गई है, दुगने से भी अधिक हो गई है, दुगनी हो गई है। अब दोस्तों भूमि और मृदा के बाद बात करेंगे जल की। दोस्तों जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना, नवीकरणीय है। और मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, और मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका क्या अर्थ होता है। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह पता है। दोस्तों भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इससे तो हम परिचित हैं, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन है और आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों, जंतुओं को मदद करते हैं। दोस्तों महासागरों का जो जल है ना, वो है लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। नमक जैसा पानी हम नहीं पी सकते। अलवण जल केवल 2.7% ही है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। और दोस्तों अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बहुत ही बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना गया है, और यह भौम जल के रूप में है, नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में भी है और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। दोस्तों एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है, इसलिए हमें जल का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बल्कि सभी संसाधनों का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए और संतुलित अवस्था में करना चाहिए, है ना। जितने की आवश्यकता बस उतना ही उपयोग। दोस्तों इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के लिए करता है बल्कि धुलाई में भी करता है और उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल जो है वो खेती के लिए, यानी कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल के बहुत सारे उपयोग से तो हम भी परिचित हैं, जो दैनिक जीवन में हम करते हैं। दोस्तों जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक जो हैं वो है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता हुआ नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। यहाँ पर हमसे बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल के बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए
पूर्णतः निर्भर है। दोस्तों अब बात करेंगे जल उपलब्धता की समस्याओं की, कि जल की उपलब्धता से लेकर से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं। दोस्तों विश्व के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जल की भारी मात्रा में कमी दिखाई पड़ती है। अधिकांश जो है वो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का इस समय सामना कर रहे हैं। दोस्तों ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ जाता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। दोस्तों अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अधिक से अधिक उपयोग करना, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर जल व्यर्थ कर देना, ये सब कारण बन जाते हैं जल की कमी के। दोस्तों इस चित्र को देखिए, यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जल संसाधनों के संरक्षण की। आज के विश्व में अगर हम बात करें तो शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने ही चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं कि यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसका जो अति उपयोग है और प्रदूषण है वो इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दे रहे हैं। दोस्तों आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिकांश रसायन जो है ना वो अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा क्या हो रहा है, मानव शरीर में पहुंच जा रहा है और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों के उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है ना। नियंत्रण ही एकमात्र उपाय है। दोस्तों चित्र में आप स्प्रिंकलर को देख सकते हैं, पानी के फव्वारे खेत में छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों वन और अन्य वनस्पति की अगर हम बात करें तो आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। दोस्तों जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की एक दूसरी विधि है, आप ऐसा समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं ना कि जल रिसाव को कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि खेतों को क्या करना है, सिंचित करने वाली जो नहरें हैं ना उनको ठीक से पक्का करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रिसाव और वाष्पीकरण जो होता है ना उससे जो जल क्षति होती है उसको रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक प्रभावी विधि है। और मैं आपको बता दूं कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप या फिर जो टपकन विधि जिसे कहा जाता है वो बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक जानकारी दी गई है कि आप जानते हैं टाइटल बॉक्स के अंदर कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है ना। कमाल की बात और उपयोगी भी है जानकारी। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। दोस्तों स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के अलग अलग भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। फिर जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ को देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम जो है वो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं जैव मंडल। मुझे उम्मीद है कि आप जैव मंडल की परिभाषा से बखूबी परिचित हो चुके होंगे। इस चित्र को देखिए, यह रेशम कीट का चित्र है। दोस्तों सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है और संबंधित भी है और निर्भर रहती है।
दोस्तों, इस जीवन आधारित तंत्र को ही पारितंत्र कहा जाता है। कितनी सारी छोटी छोटी परिभाषाओं की जानकारी हमें इस अध्याय में मिल रही है। दोस्तों, वनस्पति और वन्य जीवन एक बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण कार्य में इन्हीं लकड़ियों का उपयोग होता है। प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे कि हम सांस ले सकते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, पौधों के असंख्य उपयोग हैं जिन्हें गिनाया भी नहीं जा सकता। उनमें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। दोस्तों, कीट जैसे मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो वो हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर प्राणी, हर जीव, हर पेड़, हर पौधे का बराबर का स्थान प्रकृति में है और जिनके उपयोग से हम अभी अनभिज्ञ हैं, वे भी आगे हमारे लिए बड़ी मात्रा में उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसलिए तो हम अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं और हमारा जो यह एक हमारी मंशा रहती है कि कोई भी स्पीसीज़ नष्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब बात करते हैं इस जानकारी की जो क्या आप जानते हैं बॉक्स के अंदर दी है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, इनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अचानक से गिद्धों की मात्रा में कमी आ गई थी। क्या आपको पता है कि जीव जंतुओं के दर्द से उनको निवारण के लिए जो टैबलेट्स दी जा रही थी ना, एस्प्रिन, आप डिस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं, और दवाई का नाम दिया है डिक्लोफेनिक या फिनेक या फिर इबुप्रोफेन, इनसे क्या हो रहा था, उनका दर्द तो ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन जब वो जानवर मर जाते थे ना और उनको जब गिद्ध खाते थे तो गिद्ध को उनसे समस्याएं होने लगी, उनकी किडनी खराब होने लगी और वो धीरे धीरे मरने लग गए। तो अब उस पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो। इस चित्र को देखिए, यह ब्रह्म कमल का चित्र है जो कि एक औषधीय बूटी है। इस चित्र को देखिए, इसे किलकिला कहा गया है यानी कि किंगफिशर। दोस्तों, इस चित्र को देखिए, घास स्थल और वन। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। दोस्तों, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता यानी कि नमी पर निर्भर करती है और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को, मुख्य भागों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। अब वो 4 वर्ग कौन से हैं? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। दोस्तों, भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र है ना, इनमें विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। आप देखिए, वन में अजगर का एक चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है कि पौधों की जो जड़ें हैं ना, वो बहुत ही गहरी होती है, नीचे तक होती है, और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो आर्द्रता है, जो नमी है, उसकी हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कांटेदार होती हैं और मोमी सतह वाली होती है, यानी इनकी सतह मोमनुमा होती है। ठीक है ना। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन इसमें सम्मिलित हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए, यह चित्र को स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया एक कोलाज है। दोस्तों, पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे ना, वो इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या से पोषण के लिए
बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण अगला शीर्षक है। आइए इसे समझते हैं। इससे पहले इस चित्र को देखिए। सुनामी के बाद ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति को आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, वन जो है ना वो हमारी संपदा होती है ना। पौधे, जंतुएं, इन सबको आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी क्या करते हैं, ये अनुरक्षित रखते हैं। हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन और हमारा हस्तक्षेप यानी मानव हस्तक्षेप, इसके कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। वनोन्मूलन है ना, धीरे धीरे वनों का कटना, कम होते जाना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक भी हैं। दोस्तों, जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गायब होने, लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करें आज की मुख्य चिंताओं की, तो उसमें से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से क्या हो रही है, कमी आ रही है। आप देखिए, ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है ना। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। सोचिए, जरा से लालच में आकर के मनुष्य क्या कर रहा है ना। पशु की खाल प्राप्त करने के लिए, चमड़ों के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंखों के लिए और सींगों के लिए भी गैर कानूनी व्यापार को अपने बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, अनाधिकार शिकार कर रहा है। और इनमें से कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। दोस्तों, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। क्या कभी आप किसी जू में गए हैं? दोस्तों, सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। आप यहाँ पर देखिए, समाचार पत्रों की अलग अलग कटिंग्स को दिखाया गया है। कैलिफोर्निया ब्रीथ्स इजी एज फायर टेम्ड एज कैलिफोर्निया फायर्स दे होप्स रेस्ट ऑन, है ना। जंगलों में लगी भीषण आग आदि के विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है, बताया गया है। दोस्तों, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए और क्या किया जाए, पर्यावरण में संतुलन उससे बना रहेगा, ठीक है ना। क्या होता है ना कि हर जीव का अपना एक स्थान है, अपना एक महत्व है। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात करनी है। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। दोस्तों, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है ना। और अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं की अगर हम बात करें ना, तो इसके अंधाधुंध शिकार किए। और इसके कारण क्या हुआ कि वे सभी जीव जंतु, उनकी प्रजातियां समेत विलुप्त हो गए या विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर की, तो इस पर हमें जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना आदि करना चाहिए। दोस्तों, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें, उसके बारे में जानकारियां एकत्रित कर सकें। दोस्तों, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के सख्त खिलाफ है, विरुद्ध है। और भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, कानूनन अपराध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। अब ये क्या है? इसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस लिस्ट में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैव मंडल निचय क्या होता है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है ना। जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से
बनाया गया है। चित्र को देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, है ना। यहाँ पर एक जानकारी दी है कि आप जानते हैं टाइटल बॉक्स के अंदर कि CITES, जिसकी अभी हमने बात की ना, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां इसके द्वारा दोस्तों रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो इसी में से इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से यह अध्याय समझ में आया होगा, यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है तो आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस अध्याय को समझ पाएँ बड़ी आसानी से, सरलता से और सुंदरता के साथ में। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।